हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो आज हम यूनिट 6 का एक टॉपिक लिंग और श्रम प्रक्रिया पढ़ेंगे और लैंगिकता से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को देखना आपको अनिवार्य है, देखना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें लिंग और श्रम से संबंधित मैंने उसमें बताई हुई हैं जो मैं इसमें नहीं बताऊंगी। तो यदि दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो लिंग और श्रम से संबंधित या फिर लैंगिकता और प्रजनन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सारे के सारे प्रश्न इन दोनों वीडियो से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं लिंग और श्रम के बारे में? वो बोलते हैं कि लिंग की स्त्री एवं पुरुष के भेद को सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात फेमिनिस्ट बोले हैं और फेमिनिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंगिकता से संबंधित जो भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ हो रहा है, तो उनकी बातों को ज़्यादा गौर से हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जेंडर का तात्पर्य है स्त्री एवं पुरुष के मध्य सामाजिक विभेद के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। सेक्स का मतलब होता है कि जो जैविकी विभाजन होता है, जो शारीरिक अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं स्त्री एवं पुरुष में, वो सेक्स हो गया। लेकिन जेंडर का मतलब होता है कि जब स्त्री एवं पुरुष के अलग अलग शरीर के कारण हम उनके साथ भेदभाव करते हैं तो वो क्या हो गया, वो जेंडर हो गया। जैसे मान लो कोई स्त्री है और वो हम उसको बोलेंगे कि तुम घर में रहो, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, और पुरुष होने के नाते हम पुरुषों को ज़्यादा सहूलियत देते हैं और उसको हर प्रकार से पुरुष को ऊंचे दर्जे पर रखते हैं, ज़्यादा सम्मान मिलता है, उसकी बातों को सब मानते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। लैंगिक आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है, लैंगिक आवश्यकताओं की ज़रूरत किसको होती है, या फिर महिला या पुरुष दोनों में से लैंगिक आवश्यकता की ज़रूरत किसको होती है, ये सारे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको गहराई से पढ़ना है और इसमें से जो प्रश्न आए उसका उत्तर देना होगा। देखिए, लैंगिक आवश्यकताओं की ज़रूरत जो होती है वो महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं को हमने द्वितीयक दर्जे का गौड़ मान लिया हुआ है। ठीक है, और पुरुष को ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। तो हम महिलाओं का जो दर्जा होता है किसी समाज में, उस दर्जे को उठाने की ज़रूरत है, उसी को लैंगिक आवश्यकता बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, श्रम विभाजन, शक्ति का बंटवारा, कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, समान मजदूरी, महिलाओं पर अन्य प्रकार के नियंत्रण। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चीज़ें ऐसी इसके आधार पर भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ। जैसे शक्ति का बंटवारा हो गया, शक्ति का बंटवारा जो है, पुरुषों को ज़्यादा शक्ति है, महिलाओं को कोई शक्ति नहीं मिली हुई है, वो घर में रहे, वो बिना पूछे किसी से मार्केट भी नहीं जा सकती। ठीक है, कानूनी अधिकार जो है वो पुरुषों को दिए हुए हैं, चाहे वो उत्तराधिकार का अधिकार हो या फिर किसी अन्य प्रकार का अधिकार। फिर घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ हो रही है, ये है। समान मजदूरी, महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती है, ये भी एक मुद्दा है। इसके अलावा महिलाओं पर अन्य प्रकार का नियंत्रण है। ये सारी चीज़ें क्या है, लैंगिक आवश्यकता में आती है। इन सभी चीज़ें जो हैं इसको हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब ये चीज़ें हल हो जाएंगी तो लैंगिक आवश्यकता ऊपर उठेगा। ठीक है, लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। लैंगिक असमानता के कारक कौन कौन से हैं, किस आधार पर लैंगिक असमानता व्याप्त है समाज में? शारीरिक संरचना एक तो उनकी अलग अलग हो गई, फिर शारीरिक क्षमताएं भी अलग अलग हो गई। पर्यावरण जो होता है, यानी कि कहीं पे पुरुषों को ऊंचा दर्जा दिया गया है, कहीं पे महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है कि महिलाओं को वहाँ पे किस दृष्टि से देखा गया है। ठीक है, फिर उनके मानसिक और शारीरिक संरचना में भी असमानता होती है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कथन कारण में पूछ दिया जाता है कि क्या महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक संरचनाओं में असमानता होती है, मानसिक संरचनाओं में, मानसिक संरचना स्पेशली, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल, क्योंकि पुरुषों का जो माइंड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है महिला की तुलना में। पुरुषों का हृदय बड़ा होता है महिलाओं की तुलना में। इसके अलावा शरीर में और भी जो अंदरूनी अंग होते हैं ये महिलाओं से ज़्यादा उनका एक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसीलिए महिलाओं के अंदर जो वीकनेस होती है वो जेनेटिक हो जाती है। स्त्री एवं पुरुष के मध्य सबसे अधिक असमानता वाला देश कौन सा ऐसा देश है जो स्त्री और पुरुष के मध्य सबसे ज़्यादा असमानता का व्यवहार करता है? साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, हाइटी। ठीक है, ये 3 देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा असमानता रखते हैं महिला और पुरुष में। किसी भी आधार पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं आना चाहिए, ये मानते हैं। ठीक है, इनविजिबल वर्क क्या है? अदृश्य कार्य। ठीक है, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है।
जो चीज़ें मैं बताती हूँ सारे के सारे चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार नेट क्वालिफाई किया है, हर बार मैंने किया है, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। परीक्षा की नस जो पकड़ने की बात होती है वो मेरे पास वो आइडिया है, वही चीज़ मैं आपको देती हूँ। और इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अदृश्य कार्य जो होता है, इनविजिबल वर्क, क्या होता है? एक स्त्री अपने घर में जो कार्य करती है, जैसे बच्चे की देखभाल करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, सास ससुर की सेवा करना, ये सभी क्या है? ये अदृश्य कार्य हैं और ये कभी समाप्त होने वाले कार्य नहीं होते। ठीक है, ये इसका कोई एंड ही नहीं है ऐसे कार्य का। कभी कभी रात को बच्चा उठ गया, छोटा सा है, उसको दूध देना, ले जाकर निप्पल में उसको दूध भरना है, या फिर कोई रात को किसी को दवा चाहिए, उठ के देना है उनको, फिर किसी का सर दर्द कर रहा है, मतलब कोई एंडिंग ही नहीं है कि इसका कोई टाइम है कि इतने घंटे से इतने घंटे तक काम करना है, इतने से घंटे से इतने घंटे तक आराम है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो पेड वर्क होता है, पेड वर्क में 8 से 10 घंटे का एक टाइम फिक्स होता है कि इसके बाद वो व्यक्ति जो है घर पे जाके आराम कर सकता है। लेकिन महिलाओं का कार्य जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, इसको अदृश्य कार्य बोलते हैं। स्त्री एवं पुरुष के मध्य सबसे अधिक समानता वाले देश कौन से हैं? यूक्रेन है, स्लोवेनिया है, फिर नॉर्वे। यहाँ पे स्त्री और पुरुष के मध्य सबसे ज़्यादा समानता है। लैंगिक श्रम विभाजन का समाज पर प्रभाव। देखिए, लैंगिक श्रम विभाजन का समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। जैसे शैक्षिक नीतियाँ हो गई, सरकार ने कोई नीति बनाई, वो भी प्रभावित होती हैं इससे। निवेश हो गया, देश में कितना निवेश किस क्षेत्र में किया जा रहा है ये भी है। उत्पादन हो गया, सभी चीज़ों पर, यहाँ तक कि जो श्रम विभाजन होता है, मजदूरी की दर हो गई, सब कुछ जो है वो श्रम विभाजन, लैंगिक श्रम विभाजन पर आधारित है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से, मनरेगा में भी ऐसे बहुत से केसेस दर्ज हैं जिसमें पुरुषों को तो मजदूरी दे दी जाती है, लेकिन महिलाओं की मजदूरी या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो काट लेते हैं, या फिर कोई बहाना बना देते हैं, या फिर उनको लटकाए रहते हैं, देते नहीं हैं। ठीक है, उनका जो मजदूरी है वो काफ़ी समय तक वो लंबित रहता है। ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ होती हैं, पुरुषों के साथ नहीं होती। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो श्रम विभाजन के कारण समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रहा है। शिक्षा में लैंगिक असमानता। शिक्षा में लैंगिक असमानता किन बातों पर निर्भर है, ये देख लेते हैं। गरीबी, यानी कि जो गरीब, कहीं कोई देश है बहुत गरीब है तो वो क्या करेगा, वहाँ के पुरुषों को ज़्यादा शिक्षित करेगा, महिलाओं को शिक्षित करने पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके पास साधन कम है, तो उन साधनों से वो पुरुषों को शिक्षित करना चाहेगा। भौगोलिक क्षेत्र, कहीं कहीं का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती और पुरुषों को ज़्यादा शिक्षा पर उनके ध्यान दिया जाता है, तो क्या हो गया, वो भौगोलिक क्षेत्र भी इस पर जिम्मेदार है। पृथक्करण होता है, कहीं कहीं पे महिलाओं को पुरुषों से बिल्कुल अलग एक जानवर मान लिया जाता है, उनके साथ बहुत ही बदसलूकी होती है, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं, जैसे नक्सली हो गए, या फिर इसी तरह से कुछ और लोग हो गए जो व्यवस्था से थोड़ा अलग हो गए हैं, वो लोग भी महिलाओं को शिक्षित नहीं करते। अल्पसंख्यक परिस्थिति हो गई, जैसे कोई अल्पसंख्यक है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी नहीं होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो वो इस संकट की घड़ी में केवल पुरुषों को ही शिक्षित करना चाहेगा, महिलाओं को नहीं शिक्षित करना चाहता, क्योंकि वो गौड़ मानता है। इसके अलावा कुछ अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे होते हैं जिसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत ही निम्न होती है और वो चाहते हैं कि स्त्रियाँ शिक्षित ना हो, वो घर में ही रहे, पर्दे में रहे, तो ये सब चीज़ें जिम्मेदार हैं। विकलांगता भी होती है, यदि कोई महिला विकलांग है तो वो दूर जाकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती, तो इसलिए भी वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती। बाल विवाह, कहीं कहीं पे बाल विवाह का प्रचलन होता है, तो जैसे ही बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी शादी कर दी जाती है, तो शिक्षा से वंचित हो जाती है वो। लिंग आधारित हिंसा, लिंग आधारित हिंसा जो है ये भी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि महिलाओं के साथ जब हिंसा की जाती है, बच्चियों के साथ, कि वो स्कूल नहीं जा सकती, उनको घर में रहना है, उनको बिल्कुल दबा दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि शिक्षा में वो उनकी भागीदारी बहुत ही कम है, यही सब कारण है। लिंग केंद्रियता का संबंध किससे है? लिंग केंद्रियता का मतलब पुरुष वर्ग से है, पुरुष को बिल्कुल केंद्र में रखते हैं, मुख्य धारा में रखते हैं, महिलाएं गौण हैं। ठीक है, लिंग का सामाजिक सांस्कृतिक भेद जो है वो संस्थागत हो गया है, और ये भेद विभिन्न प्रकार की विधियों से हम प्रकट कर सकते हैं, और इसके जो दुष्परिणाम है वो महिलाओं को ही भोगना पड़ता है, पुरुषों को इसका दुष्परिणाम नहीं मिलता, उनको सहूलियत मिलती है। और इसके अलावा भारत में कुछ जातियाँ और जनजातियाँ हैं जिसमें पुरुष तो घर पे आराम करता है, लेकिन स्त्रियाँ घर गृहस्थी के काम करने के बाद घर के बाहर भी काम करती हैं। तो इसके लिए जो भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया,
आसाम हो गया, और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे स्त्रियाँ ज़्यादा वर्क करती हैं, घर और बाहर दोनों जगह वर्क करती हैं। और उत्तराखंड में तो पुरुष केवल घर में ही पड़े रहते हैं, मदिरा पान करते हैं, लेकिन स्त्रियाँ घर और बाहर दोनों के काम करती हैं। ठीक है, वहाँ के पुरुषों का शरीर भी जैसे कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि घर में रहते तो बॉडी स्ट्रांग नहीं रह जाती। जो सर्वे हुआ है ये बात वहाँ पे सर्वे से निकली हुई है। में पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा क्या है? समाज में देखिए, पुरुष प्रधान समाज है, तो सरकार द्वारा चलाया के कोई कार्यक्रम हो, कोई नीति हो, कोई योजना हो, या फिर समाज में उपस्थित पहले से ही कोई चीज़ हो, सबका लाभ जो है वो पुरुष वर्ग को ही मिलता है। स्त्रियों को बहुत कम लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई लाभ हो गया स्त्रियों के लिए आया है, तो जो बिचौलिए होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा वो लोग ले लेते हैं, और उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है वो महिला को मिलता है। तो इसी तरह से क्या होता है, पुरुष को हर तरफ से लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा कहते हैं। महिलाओं को दबा दिया गया है। अभी पंचायती राज व्यवस्था के दिन देखें तो महिला कैंडिडेट खड़ी होती है, वो जीतती है, लेकिन पुरुष जो होता है वो शासन चलाता है, महिला नहीं चलाती। ठीक है, उसको केवल साइन करना है, कहाँ पे साइन करना है देखना है। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन पुरुष जो होता है वो शासन करता है उसके जरिए। ठीक है, तो यही है पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा। उसको हर तरफ से लाभ मिलता है, और चाहे वो कोई नीति हो, कोई योजना हो, या फिर शासन हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा लाभ पुरुष को मिलता है। लिंग संबंधी आधुनिक और परंपरागत अवधारणा क्या है? देखिए, आधुनिक समाजों में महिलाएं नए नए पेशे, नए नए व्यवसाय अपनाती जा रही हैं, और उनका जो विकास है बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन परंपरागत समाजों में क्या था, उनको छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए भी पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता था, और उनका सम्मान बिल्कुल नहीं था, गौर समझा जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन आधुनिक समाज में क्या है, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर वर्क कर रही हैं भाई, तो उनको भी सम्मान चाहिए, उनको भी आराम चाहिए, उनको भी ज़्यादा भोजन चाहिए, और उनको ज़्यादातर पौष्टिक चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो उनके देखभाल की भी ज़रूरत है। वो भी आवाज़ उठा रही हैं कि हमको भी चाहिए बराबरी का सब कुछ। लेकिन परंपरागत समाजों में ऐसा नहीं था। यही सब अंतर है आधुनिक और परंपरागत समाज में। आधुनिक समाज में महिलाओं की जो स्थिति होती है उसके संबंध में एक नकारात्मक पक्ष भी है। एक तो सकारात्मक है कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो रही है। लेकिन एक नकारात्मक पक्ष भी है कि साहित्य, पत्र पत्रिकाएं और टीवी और सिनेमा, इसके द्वारा क्या है, महिलाओं को ग्लैमरस और रोमानी छवि प्रस्तुत करने के लिए उनके अंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, उनको एक देह माना जा रहा है, एक वस्तु मानी जा रही है, एक भोग्य पदार्थ माना जा रहा है, और उनके शरीर को एक खिलौने की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो कोई विज्ञापन हो या फिर कोई फिल्म हो। ठीक है, ये जो है महिलाओं की योग्यता पर एक बहुत बड़ा मजाक है, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नारी का एक पक्ष भी है कि रचनात्मकता है, उसके अंदर सृजनात्मकता है, बौद्धिकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको मेन माना जाना चाहिए, और उनका जो शारीरिक सौंदर्य है इसको द्वितीयक माना जाना चाहिए। जबकि उल्टा हो रहा है, शारीरिक सौंदर्य को एक शोकेस की तरह उसको प्रस्तुत करके लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ये क्या है, ये महिलाओं की योग्यता पे एक बहुत ही भद्दा मजाक है। एकाधिकार पूंजी। महिलाओं के जो कार्य हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं: घरेलू कार्यशील महिला, नौकरी पेशा महिला और श्रमिक महिला। ठीक है, और घरेलू कार्यशील महिला को उनके कार्य के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि नौकरी पेशा और श्रमिक महिलाओं को उनके कार्य के लिए वेतन दिया जाता है। इस संबंध में दैनिका जैन और वीना मजुमदार, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, इन्होंने बताया है कि महिलाओं को जो घर पे कार्य करने पड़ते हैं उसको भी उतनी ही थकान लगती है जितना कि एक पुरुष बाहर कार्य करके इसको लगती है। ठीक है, तो महिलाओं को उसके घर के कार्य के लिए भी बराबर पारितोषण दिया जाना चाहिए, यानी उसको भी माना जाना चाहिए कि वो भी थकी हुई है, तो बाहर से पुरुष आया वो भी थका है, दोनों बराबर थके हैं, तो घर के कार्य सब लोग मिलके जो बचे हुए काम है उसको, मतलब उसको एक वैल्यू की तरह माना जाए कि यदि कोई महिला घर पे काम कर रही है तो उसको ये ना माना जाए कि अरे ये क्या कर रही है, इसके काम का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको मारा भी जा रहा है, उसको बहुत ही छोटा समझा जा रहा है, हीन समझा जा रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। देखिए, महिलाओं के समाज में जो कार्य करने की भूमिकाएं होती हैं, ठीक है, वो दोहरी होती हैं, यानी घर के बाहर के भी कार्य करती हैं, अंदर के भी कार्य करती हैं। बच्चों का होमवर्क हुआ या फिर कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी हो गया, तो पुरुष नहीं काम करता, महिलाएं ही करती हैं। घर और बाहर दोनों तरफ डबल माइंड खर्च करना पड़ता है, डबल एनर्जी उनको खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही चिंताजनक हैं, इसको बराबर माना जाना चाहिए। और लिंग और श्रम से संबंधित
चीज़ें जो थी मैंने इसमें बता दी, और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ जाएगा तो 1 महीना रह जाएगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको क्वालिफाई करना है तो आपको पहले से ही पढ़ना है। ज्ञान जितना गहरा होता है ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो मेरे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।